हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो से हम एक नई सीरीज की स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपके हरियाणा में पीजीटी कॉमर्स का एग्जाम होने वाला है या फिर DSSB पीजीटी कॉमर्स की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, हम उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। साथ ही देखेंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, जिससे कि हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और साथ ही रिवीजन भी। वीडियो को शुरू करते हैं इस नई सीरीज के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कोई और आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए हो वीडियोस के में तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा और फ्रेंड्स आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन एट द सेम लेवल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन। निश्चित लागत एक ही स्तर पर रहती है इनके परिवर्तन के बावजूद। वॉल्यूम, कॉस्ट, क्वालिटी या फिर फैशन। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो निश्चित लागत होती है, निश्चित लागत क्या होती है, ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है उसको स्थिर लागत या फिर निश्चित लागत दोनों ही बोला जाता है। तो कब वो सेम लेवल पे रहती है, उसमें चेंजेस नहीं होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो मात्रा होती है, वॉल्यूम होती है, वहां पर चेंज नहीं होते, क्योंकि जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, चाहे आप आउटपुट जो कितना भी प्रोड्यूस करें, यानी कि 5000 यूनिट्स आप बना रहे हो या फिर 1000 यूनिट बना रहे हो, स्थिर लागत जो है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट उतनी ही आएगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर आउटपुट के लेवल पे कोई भी चेंज आता है, वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम में कोई भी चेंज आता है, तो वहां पर उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं रहता, एक ही स्तर पर रहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और एक चीज और, ये आपकी जो सीरीज रहेगी पूरी तरह से फ्री रहेगी, आपके एग्जाम तक आपकी वीडियोस आती रहेंगी, तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। Decision making is a future-oriented activity. It involves forecasting and planning. The function of decision making is to choose alternatives for the। फैसला लेना व भविष्य से संबंधित गतिविधि है, उसमें पूर्वानुमान और आयोजन आविष्ठित है। फैसला लेने का कार्य है इनके लिए पर्याप्त चुनना। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग, जो निर्णय लिया जाता है, क्योंकि जो निर्णय लेते हैं हम या फिर जो हम डिसीजन मेकिंग करते हैं वो फ्यूचर से रिलेटेड होती है। आपने प्रीवियस में जो भी काम किए उसके लिए तो अब आप निर्णय नहीं ले सकते ना, आप डिसीजन लेते हैं फ्यूचर में जो हमें काम करने हैं उसके लिए ही आप क्या करते हैं, डिसीजंस को लेते हैं। तो वहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फोरकास्टिंग और प्लानिंग। फोरकास्टिंग यानी कि आप अनुमान लगाते हैं जो भी काम आपको करना, सपोज कर लीजिए कोई बिजनेस आपको शुरू करना है, तो आप एक अनुमान लगाते हैं कि इस बिजनेस का फ्यूचर क्या है, क्या डिमांड बढ़ेगी, किस तरह के कस्टमर्स होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग करते हैं। तो ये जो फंक्शन होता है डिसीजन मेकिंग का, तो किस तरह के पर्याय को चुनना रहता है, तो ये किसके लिए होता है, ये फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, भविष्य के लिए होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन की पॉइंट। ग्राहक संतुष्टि प्रमुख बिंदु लेकर विपणन की कौन सी संकल्पना आधारित है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके स्टार्टिंग जो कर रहे हैं थोड़ा सा इजी लेवल रहेगा, धीरे धीरे मॉडरेट होगा, फिर टफ लेवल की तरफ बढ़ेंगे, जिससे कि थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करने से हमें चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है, ग्राहक संतुष्टि होती है, और जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम बात कर रहे होते हैं मार्केटिंग की, क्योंकि आज के टाइम में जो कस्टमर होता है उसको ही किंग, बाजार का, मार्केट का किंग माना जाता है, राजा माना जाता है। जैसे उसको वस्तुएं प्रोडक्ट चाहिए होंगे वैसे ही कंपनीज उसके लिए प्रोड्यूस करती हैं, बनाती हैं। तो वहाँ पर कौन सी संकल्पना है ये, पहले के टाइम में जो प्राचीन समय था, ऐसे टाइम में वहां पर जैसा प्रोडक्ट बन गया वैसा ही कस्टमर को लेना होता था। वहां पर क्या था, लिमिटेड था, क्योंकि इतना ज्यादा उत्पादन नहीं होता था, प्रोडक्शन नहीं होता था, तो लिमिटेड प्रोडक्ट अवेलेबल थे मार्केट में, आपके पास चॉइस ही नहीं होती थी कि आप उसमें जो है ये देख सके कि कौन बेटर है, कंपेयर कर सकें। लेकिन आज के टाइम में अनलिमिटेड चॉइसेस अवेलेबल है, तो वहां पर क्या है, हम चूज कर सकते हैं कि हमें क्या लेना है। तो आज के टाइम में जब एक ग्राहक जो है उसकी संतुष्टि, उसका सेटिस्फैक्शन सब कुछ इंपॉर्टेंट रखता है मार्केटिंग में, तो ये किस तरह की संकल्पना है, तो ये ओल्ड कॉन्सेप्ट हो जाएगा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट होगा, इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट होगा, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ये क्या हो जाता है, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। जो ओल्ड कॉन्सेप्ट होता है वो आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड है, वहां पर प्रोडक्ट को ही सब कुछ माना जाता है, लेकिन जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वहां पर कस्टमर, उसका सेटिस्फैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक फैक्टर। इनमें से कौन सा आर्थिक घटक नहीं है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, ट्रेंड्स इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज,
ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है, आर्थिक घटक नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से ये चारों ही क्या हैं, जीएनपी या फिर पर कैपिटा इनकम या फिर ट्रेंड्स इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये तीनों ही इकोनॉमिक फैक्टर्स नहीं है। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा, होते क्या है इकोनॉमिक फैक्टर? तो इकोनॉमिक फैक्टर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाती है, वहाँ पर बात की जाती है एम्प्लॉयमेंट की, वहाँ पर इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट या फिर जो एक्सचेंज रेट्स होते हैं इन सब की बात की जाती है कि जो प्रोडक्ट हैं जिसमें कि आपका ऑयल आ जाएगा या फिर गोल्ड है, इन सब चीज़ों के प्राइसेस हैं, इनसे रिलेटेड चीज़ें जो रहती हैं या उनकी जो पॉलिसीज बनाई जाती वो आती हैं इकोनॉमिक फैक्टर में। ये आपके इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्सटर्नल थिंग्स टू विच it is exposed and by which it may be influenced directly or indirectly said by। ये आपकी एक डिफिनेशन दे रखी है, आपसे पूछा है कि किसकी डिफिनेशन है। व्यापार के वातावरण में वे सभी बाहरी घटक आविष्टित हैं जिनसे वह अनावृत हैं और उनसे वह सीधे या परोक्ष तरीके से प्रभावित होता है। ये किसने कहा? तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, JSSB जो आपका होगा एग्जाम, वहाँ पर डिफिनेशंस बहुत पूछी जाती हैं, एटलीस्ट 5 डिफिनेशंस आती हैं एग्जाम में। तो मार्केटिंग है, मैनेजमेंट है या फिर स्टैटिस्टिक्स है, इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डिफिनेशंस है उनको देख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि वो पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पर जो ये डिफिनेशन है वो किसकी है, कोपेन की, ग्लीर और टार्च की, रेनके और शुकेल की, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो किसकी है, ये आपकी रेनिक एंड शुकेल की हो जाती है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको आपका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको एज इट इज समझना होगा और लर्न करना होगा, याद करना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डैश कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट। इनमें से कौन सा वातावरण का घटक नहीं है, इकोनॉमिकल फैक्टर, ज्योग्राफिकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब भी हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंट की, तो एनवायरमेंट में ये तीनों ही घटक क्या होते हैं, शामिल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो ये तीन आपके दे रखे हैं फैक्टर्स, ये तीनों ही क्या हैं, इकोनॉमिक फैक्टर हैं। और क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या पूछे, ये इस तरह के क्वेश्चन काफी कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि वातावरण का घटक नहीं है और ये तीनों ही क्या है, घटक हैं। तो यहाँ पर जो आपका नन ऑफ द अबव दे रखा है वो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हुआ करिए, कभी कभी ट्रिक क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं बच्चों को खाली कंफ्यूज करने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पर डिटेल में उन्होंने बताया भी हुआ है कि आर्थिक घटक, भौगोलिक घटक, राजनीतिक घटक, ये सब क्या होते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है उसके मेन कंपोनेंट्स माने जाते हैं। आर्थिक घटक में राजस्व है, रेवेन्यू है, प्रोडक्शन है, जो री इन्वेस्टमेंट होती है या फिर मुद्रा विनिमय, जो मनी एक्सचेंज होता है, ये आ जाएगा। जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं उसमें जल, वायुमंडल, ऊर्जा, ये सब आ जाएंगे। राजनीतिक घटक में जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, जो रेगुलेटरीज बनाई गई हैं, वो सब चीजें आ जाती हैं। तो ये क्या है, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स वर्किंग ऑफ शेयर मार्केट इन इंडिया। निम्न में से कौन भारत के शेयर मार्केट पर नियंत्रण रखता है, MRTP एक्ट, फेरा, BIFR या फिर सेबी। तो जो क्वेश्चन कह रहा है कि वर्किंग ऑफ शेयर मार्केट इन इंडिया, जो इंडिया में शेयर मार्केट चल रहा है, शेयर मार्केट है, उस पर कंट्रोल कौन रखता है। तो शेयर मार्केट पे कंट्रोल कौन रखता है, सेबी के द्वारा रखा जाता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको याद रखिएगा अच्छे से, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी। ये पूछा जा सकता है इसकी फुल फॉर्म भी, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। कब बना था, वैसे तो ये बना था आपका 1882 में, वैसे तो ये बना था आपका 1982 में, लेकिन इसको जो एक कानूनी अधिकार या फिर कहिए संवैधानिक दर्जा जो मिला था वो 1992 में मिला था। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कब स्थापित हुआ था, कब इसको जो है कानूनी दर्जा मिला था, तो वहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोनों डेट्स को ध्यान में रखिएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और MRTP एक्ट जो है प्रतिबंधात्मक, जो आपके प्रतिस्पर्धात्मक अधिनियम है उससे रिलेटेड हो जाएगा। फेरा जो होता है, फेरा अब नहीं है, फेरा की जगह पर अब जो है फेमा हो गया है। ये जो था आपका फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट है कि जो हम विदेशी व्यापार करते हैं वहां पर जो भी लेन देन होता है उससे रिलेटेड है। BIFR जो है, जो सिक इस तरह की इंडस्ट्रीज हो गई हैं, जो मतलब बीमार इकाइयां होती हैं, उनको BIFR में ट्रांसफर किया जाता है। और सेबी तो आपको पता ही है किसके लिए होता है, शेयर मार्केट के रेगुलेटरी के लिए। एक आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच
टैक्स इज कलेक्टेड बाई पंचायत, पंचायत द्वारा कौन सा कर वसूल किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। टैक्स ऑन लोकल फेयर्स, स्थानीय मेले पर कर है। सेल्स टैक्स, बिक्री कर है। कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क, या फिर लैंड रेवेन्यू, भूमि राजस्व। तो कौन सा टैक्स जो है पंचायत के द्वारा लिया जाता है? तो यहाँ पर जो स्थानीय मेले लगते हैं, ऐसे देखने से ही क्लियर हो रहा है आपका कि जो स्थानीय हैं, जो लोकल फेयर्स लगते हैं, वही जो होगी पंचायत के द्वारा लिए जाते हैं। कि गांव में, मोहल्लों में जो होते हैं, कस्बे होते हैं, वहां पर लगते हैं मेले, तो उसमें जो भी टैक्स लिया जाता है वो पंचायत लेती है। तो एक आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, ग्राहक सुरक्षा कानून 1986 कार्यान्वित हुआ था। यानी कि जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना था 1986, वो कब से उसने काम करना शुरू किया था? 1 जुलाई 1987 या फिर 1986, 1 जून 1986 या फिर 1987, कब से काम करना शुरू किया था? तो वो था आपका 1 जुलाई 1987 को। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। इसको भी याद रखिएगा। आज तो उसमें काफी अमेंडमेंट हो चुके हैं। अब जो चल रहा है आपका 2019 चल रहा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, अमेंडमेंट हुए हैं काफी, उसमें चेंजेस आते रहे हैं। तो अब ये चल रहा है, लेकिन जब पहली बार बना था और जिसको कब ये फोर्स में आया था, तो 1 जुलाई 1987 में आया था। एक आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड्स मीन्स माल का अर्थ है ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी, सभी चल संपत्ति, ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टी, सभी अचल संपत्ति, ऑप्शनल क्लेम्स, नियामी योग्य दावा, या फिर डिक्री यानी कि आदेश। तो गुड्स जो होते हैं, गुड्स के बारे में आपने काफी पढ़ा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी। गुड्स जो होते हैं, माल जो होता है, उसमें किन चीजों को शामिल किया जाता है? जो माल होता है, गुड्स होते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी को ही शामिल किया जाता है, जिससे आप एक जगह से दूसरे स्थान पे इजीली भेज सके। सभी चल संपत्तियां जो होती हैं वो गुड्स में आती हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज नॉट कवर्ड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इनमें से कौन सी सेवा ग्राहक सुरक्षा कानून के अंतर्गत नहीं आती है? द सर्विस ऑफ ए टीचर, द सर्विस ऑफ ए बैंकर, द सर्विस ऑफ ए डॉक्टर, या फिर लॉयर की। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी इसमें से ऐसी सर्विस है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं आती? कौन सी सर्विस नहीं आती? द सर्विसेज ऑफ ए टीचर, जो टीचर एक सुविधाएं दे रहा है, जो अपनी सेवाएं दे रहा है, तो वो सुविधा है या फिर वो सर्विस है, वो नहीं आती कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। बाकी ये तीनों ही आती है, बैंकर की भी, डॉक्टर की भी, लॉयर की भी, दोनों ही ये आपकी तीनों आ जाएगी। कौन सी नहीं आएगी? ऑप्शन ए जो है वो नहीं आएगी। मेनली जो बनाया गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वो इसलिए बनाया गया था कि जो क्रेता होता है, जो बायर है, जैसे कि हम और आप हैं, मार्केट से कोई चीज परचेज कर रहे हैं या कोई लेन देन हम कर रहे हैं, तो वहां पर कोई हमारा किसी भी तरह का शोषण ना कर सके, कोई भी हमें गलत चीज ना दे सके। जो भी हमारे राइट्स हैं हम उनको जाने, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने सामान को परचेज करें। या किसी प्रोडक्ट के बारे में जितनी जानकारी हमें मिलनी चाहिए उतनी मिल रही है या नहीं मिल रही है, या अगर किसी तरह का ऐसा फ्रॉड किया जाता है तो उसके अगेंस्ट हम कैसे एक्शन लें, क्या उसके रिलेटेड प्रोसीजर्स होते हैं, वो सारे इसमें आ जाते हैं। एक आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट टैक्सेस, निगम कर है, इनडायरेक्ट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, या फिर सर्विसेज टैक्स। तो कॉर्पोरेट टैक्स जो है, इनकम टैक्स पूछा जाए या फिर कॉर्पोरेट टैक्स पूछा जाए, दोनों ही क्या है? डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, प्रत्यक्ष कर है। कौन इनको लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण जो होता है कि चालक कौन है? इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, फाइनेंशियल फ्लोज, वित्तीय प्रवाह, कम्युनिकेशन, संचार, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? जो 1991 में आप लोग का नया औद्योगिकरण की नीति आई थी, जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, तो वहां पर 3 वर्ड बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। एलपीजी, एलपीजी में क्या है? एक एल से हो जाता है लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, पी से हो जाता है प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, और जी से हो जाता है ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या होता है? कंप्लीट मार्केट जो होती है, पूरे विश्व को एक मार्केट की तरह मान लेना, पूरे विश्व को एक बाजार की तरह मान लिया जाता है। वहां पर जो बॉर्डर्स होते हैं उनको भूल करके पूरी विश्व जो है एक मार्केट है, बाजार की तरह देखा जाता है ग्लोबलाइजेशन में। तो वहां पर क्या रहेगा कि जो प्रतिबंध लगाए गए होते हैं, जो बॉर्डेशंस होती है उनको कम किया जाएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस को बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कौन सी चीज उसकी चालक होती है? तो ये तीनों ही है, इंटरनेशनल ट्रेड भी है, फाइनेंशियल फ्लोज भी और कम्युनिकेशन भी। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ सोशल कल्चर एनवायरमेंट, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का निम्न में से कौन सा घटक है? एजुकेशन, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन, या फिर R&D।
यहाँ पर क्या कह रहा है कि सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट जो होता है, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण जो होता है, उसका यहाँ पर घटक कौन सा होगा। एजुकेशन होती है या फिर एग्रीकल्चर होगा, पॉपुलेशन या फिर R&D, तो उसका जो घटक होता है वो एजुकेशन हो जाती है, शिक्षा होती है। एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। जो जब भी हम बात एक बिजनेस की कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी बात आप कॉमर्स से रिलेटेड करेंगे उसमें मेन जो चीजें आती हैं वो आप ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई कॉमर्शियल सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, तो जब भी हम बिजनेस में बात करें तो वहाँ पर जो एनवायरनमेंट होता है उसका एक हिस्सा जो होगा वो सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट भी होता है, उसको भी ध्यान में रखना जरूरी होता है, क्योंकि हर देश का, हर क्षेत्र का, क्योंकि भारत तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, हमारे देश में बहुत विभिन्नताएं हैं, बहुत ज्यादा अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, उनकी अलग अलग नीड्स हैं, उनके पहनावा अलग अलग है, उनका खान पान अलग अलग है, तो वहाँ पर उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स भी अलग अलग वो लोग यूज करते हैं, अलग अलग तरह के मौसम होते हैं, तो इसकी वजह से क्या रहता है वहाँ पर सारी चीजों के बारे में जानकारी होना, उसकी शिक्षा होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें कौन सी चीजें आती हैं कि सोशल वैल्यूज आ जाती हैं, एटीट्यूड क्या है, गवर्नमेंट की क्या इसमें रोल रहता है, और व्यवसायिक जो बिजनेस है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ पर जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो 5 टाइप्स की होंगी। एक आपकी फैमिली हो जाती है, इकोनॉमिक्स हो जाएगी, रिलीजन है, एजुकेशन है, और जो राज्य के सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण होता है वो सभी, ये सभी कारक मिलकर के क्या करते हैं, समाज का एक अच्छे सोसाइटी का निर्माण करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। वहाँ पर एजुकेशन भी उसका एक हिस्सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशलिज्म केम इनटू फोर्स फॉर सोशल डेवलपमेंट बट इट हैज वन लिमिटेशन विच इज, सामाजिक विकास के लिए समाजवाद आया लेकिन इनमें से एक सीमा बंधन है, वह है मैक्सिमम यूज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, राष्ट्रीय स्रोतों का अत्यधिक उपयोग, फुल एम्प्लॉयमेंट पूर्ण रोजगारी, प्रोड्यूसिंग प्लानिंग उत्पादन आयोजन, ब्यूरोक्रेटिक टेंडेंसी दफ्तरशाही प्रवृत्ति। तो यहाँ पर सिंपल से ये पूछ रहा है कि जो सोशलिज्म होता है, समाजवाद होता है, उस समाजवाद जो समाज के विकास में तो हेल्पफुल होता है, लेकिन उसके साथ साथ और उसका कुछ डिमेरिट भी होती है, कुछ बाउंड्रीज भी होती है। तो वो बाउंड्री क्या है, सीमा बंधन क्या है। यहाँ पर नेशनल सोर्सेज का मैक्सिमम यूजेस भी होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपसे फीचर नहीं पूछा, यहाँ पर ये पूछा बाउंड्री क्या है, यानी कि आपको डिमेरिट, दोष बताना है। तो दोष हो जाता है ब्यूरोक्रेटिक टेंडेंसी, दफ्तरशाही प्रवृत्ति होती है जो समाजवाद का धारणा होती है उसमें। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम कंसिस्ट, पूंजीवाद आर्थिक पद्धति में होता है, राइट टू ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी, जिस संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार होता है, प्रॉफिट मोटिव, मुनाफा कमाने का, एक्सिस्टेंस ऑफ कंपटीशन, या फिर ऑल ऑफ द दो। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है 3 तरह की रहती है मेनली आपकी, समाजवादी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा, पूंजीवादी हो जाती है, इसके अलावा मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, जो हमारे भारतवर्ष में, हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिल करके काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि पूंजीवाद आर्थिक पद्धति में क्या रहेगा, तो ये तीनों ही पॉइंट सही हो जाते हैं। जो प्रॉपर्टी, अपनी ओन प्रॉपर्टी है, उसका राइट भी रहता है, प्रॉफिट का मोटिवेशन भी रहता है कि जो भी उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, काम कर रहे हैं, वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, हर व्यक्ति अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। एक्सिस्टेंस ऑफ कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा भी बहुत अधिक लेवल की होती है, क्योंकि हर किसी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो आपको कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी कंसिस्ट, किसी भी कंपनी के ज्ञापन पत्र में होता है, नेम कॉज, प्लेस कॉज, ऑब्जेक्टिव कॉज, या फिर ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई भी कंपनी है उसका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि पार्षद सीमा नियम, जिसे ज्ञापन पत्र भी कहते हैं और पार्षद सीमा नियम भी कहते हैं, उसमें क्या चीज रहती है, तो ये तीनों ही कॉज रहते हैं। नाम वाक्य, जहाँ पे ये होता है कि कंपनी का नाम क्या है, प्लेस किस स्थान पे है, उसका रजिस्टर्ड कार्यालय कहाँ पर होगा, ऑब्जेक्टिव कॉज किस पर्पज से, किस ऑब्जेक्टिव से वो कंपनी बनाई गई, यानी कि उसका स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ क्या क्या क्षेत्र है, क्या क्या कार्य वो कर सकती है। ये तीनों ही कॉज होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको शॉर्ट में MOA भी बोलते हैं, तो हो सकता है आपको शॉर्ट में MOA लिखा हो तो आप कंफ्यूज हो जाए ये क्या है। तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पार्षद सीमा नियम है, और इसमें मेनली जो आपके होते हैं, एक तो आपने पढ़ लिया नेम कॉज हो गया, एक हो जाता है रजिस्टर्ड ऑफिस यानी कि पंजीकृत कार्यालय, खंड होता है उद्देश्य खंड यानी कि ऑब्जेक्टिव कॉज हो जाएगा, दायित्व होता है लायबिलिटी कॉज हो जाता है, पूंजी वाक्य कैपिटल कॉज होता है कि कितनी कैपिटल से कंपनी बनाई गई है, या ओवरऑल कंपनी कितनी अपने लाइफ में कैपिटल को इशू कर सकती है, अथोराइज कैपिटल उसकी क्या अधिकृत पूंजी, संबद्धता खंड होता है। तो इतने होते हैं आपके कॉज।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट प्रोलिफरेशन रिप्रेजेंट इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट ब्रांड्स इन द सेम। उत्पाद प्रचुरता द्योतित करती है प्रस्तुत करना विभिन्न ब्रांड एक ही। प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट इक्वालिटी, प्रोडक्ट प्राइस या फिर प्रोडक्ट डिजाइन। क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रही है। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट है जिसको कई प्रोडक्ट मिल करके एक साथ काम कर रहे हैं तो वहाँ पर उसको क्या कहा जाता है, या फिर कोई भी कंपनी एक ही जैसे प्रोडक्ट की एक पंक्ति के रूप में, एक लाइन के रूप में, एक में अगर मार्केट में इशू कर रही है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे प्रोडक्ट लाइन कहते हैं, उत्पाद लाइन कहते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन इज अ स्टेटमेंट विच डिफाइंस द रोल दैट एन ऑर्गेनाइजेशन प्लेज। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिशन जो एक कथन होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल प्ले करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके रोल को किस तरह से डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पर सोसाइटी से रिलेटेड होगा, मार्केट से रिलेटेड होगा, शॉप या फिर कैपिटल। जो मिशन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो समुदाय यानी जो सोसाइटी होती है उसके लिए उसका क्या रोल है उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसको बताता है। जिसमें कि कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के क्या लक्ष्य रहेंगे, उसको कैसे पूरा करेगा, क्या टारगेट है, कैसे उससे जो भी आगे के समुदाय है, सोसाइटी है, लोग उससे जुड़े हुए हैं उनकी हेल्प कर सकता है या उनके लिए बेनिफिशियल होगा। यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन मर्केंटाइल लॉ इज बेस्ड ऑन। भारतीय वाणिज्य कानून या इस पर आधारित है, अमेरिकन लॉ पर, यूरोपियन लॉ पर, इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ पर या फिर जापानीज लॉ पर। तो जो इंडियन भारतीय वाणिज्य कानून है किस पर आधारित है, ये आपका इंग्लिश वाणिज्य कानून पर आधारित है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही आपको इजी लग रहे होंगे और बस यहाँ पर आपको थोड़ी सी जो भी आपने पढ़ा है, जिस बुक से आपने तैयारी करी है वहाँ पर इन चीज़ों को देख लीजिएगा। ये स्टार्टिंग में ही बहुत शॉर्ट में चीज़ें दे रखी होती हैं चैप्टर्स में, वहाँ पर हम लोग मिस कर जाते हैं और बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ों को पढ़ने में टाइम ज़्यादा लगाते हैं और ये छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पर छूट जाती हैं, तो इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एम्प्लॉयड एग्रीमेंट इज क्रिएटेड बाई। विवक्षित करार इस तरह बनता है, जो एम्प्लॉयड एग्रीमेंट होता है वो क्या होगा, ओरली होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, कंडक्ट होता है, ऑटोमेटिकली होता है। एम्प्लॉयड में क्या होता है कि जो भी एक व्यवहार किया जाता है, कोई ठहराव किया जाता है, तो वहाँ पर कोई व्यक्ति प्रपोजल रखता है, दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है तो वो प्रॉमिस बनता है, उसके बाद उसमें जब कंसिडरेशन भी होता है, प्रतिफल भी होता है, तो उसके बाद वो ठहराव बन जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कब एक एम्प्लॉयड, तो एम्प्लॉयड क्या होता है कि आपने डायरेक्टली तो नहीं किया लेकिन कुछ इस तरह की सिचुएशंस बनी कि आपका वो समझौता या फिर ठहराव हो गया, तो कैसे होता है, व्यवहार से, कंडक्ट से। ये अलिखित होता है यानी कि रिटर्न में नहीं होता है, ओरली आप किसी से कोई बात कर रहे हैं उसमें ये आपका करार या फिर समझौता हो जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ना तो ये रिटर्न होता है ना ही ये रजिस्टर्ड होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वाइड एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट विच इज। यहाँ पर वाइड एग्रीमेंट क्या होता है, रद्द करार यानी कि जो शून्य समझौता या फिर ठहराव होता है वो किस तरह का होगा, इन्फोर्सेबल एट लॉ, कानून द्वारा लागू किया जा सकता है, नॉट एनफोर्समेंट एट लॉ, कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज, रिस्ट्रिक्टेड बाय गवर्नमेंट, सरकार द्वारा प्रतिबंधित है। तो ये जो वाइड एग्रीमेंट होते हैं इसकी सेक्शन है आपकी 2 सबसेक्शन जी, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 उसके अंडर में जो सेक्शन 2 सबसेक्शन जी है वहां पर इसकी डिफिनेशन दे रखी है वाइड एग्रीमेंट की, और ये क्या होते हैं, नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ, ये कानून के द्वारा इनको लागू नहीं किया जा सकता। अच्छा, जो सी पॉइंट कह रहा है इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगी बी और सी ऑप्शन में, तो ये वाइडेबल होते हैं, ध्यान में रखिएगा। ये जो होते हैं आपके वाइडेबल एग्रीमेंट होते हैं और ये वाइड एग्रीमेंट होते हैं। वाइडेबल क्या होते हैं, व्यर्थनीय अनुबंध होते हैं, यानी कि कोई एक पार्टी चाहे, एक पार्टी की जो है इच्छा पर कन्वर्टेबल होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। यहाँ पर जो रहता है ये आपका जो लॉ है वो ही इसको इन्फोर्स करने की परमिशन नहीं देगा। एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी कैन बी। प्रदाता की निवासी स्थिति हो सकती है डिफरेंट फॉर डिफरेंट असेसमेंट ईयर्स, अलग अलग निर्धारण वर्ष के लिए अलग अलग, डिफरेंट फॉर करेंट ईयर्स, डिफरेंट फॉर प्रीवियस ईयर या फिर नन ऑफ द अबव। तो जब रेजिडेंशियल स्टेटस की हम बात करते हैं तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो नागरिकता होती है, जो सिटीजनशिप होती है और जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। हो सकता है किसी ईयर में कोई व्यक्ति इंडिया में सिटीजन तो हो लेकिन वो रेजिडेंट ना हो,
तो यहाँ पर जो इनकम टैक्स लगता है वो आपके सिटीजन बेसिस पे नहीं, रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे लगता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग कर्णधार वर्षों में अलग अलग हो सकता है वो रेजिडेंट हो, अदरवाइज हो सकता है वो ना हो। इसके लिए कंडीशंस होती हैं, एडिशनल और बेसिक कंडीशंस, उसी के बेस पर डिसाइड किया जाता है कि वो रेजिडेंट है किसी कर्णधार वर्ष में या नहीं है। एक आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्स इंसिडेंट इज हाईएस्ट इन द केसेस ऑफ, कर भार इन पर अधिकतम होता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर, या फिर नॉन रेजिडेंट पर, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट पे, या फिर नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो टैक्स होता है वो सबसे ज्यादा किस पर लगता है? तो जिसकी इनकम ज्यादा होगी उस पर टैक्स भी ज्यादा आ जाएगा। तो किसकी इनकम ज्यादा होती है? जो रेजिडेंट या फिर ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है उसकी इनकम ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि उसको इंडिया में जो भी उसने इनकम जो उसको हुई होगी या फिर विदेशों में फॉरेन कंट्रीज में भी जो इनकम हुई होगी, मोस्टली ज्यादातर इनकम पर उसको टैक्स देना पड़ता है। जो पास्ट में इनकम हुई है उसको छोड़कर, या फिर जो फिर टैक्स फ्री होंगी, एग्जेम्प्टेड होंगी, उनको छोड़कर, तो सबसे ज्यादा जो उसको टैक्स इसको चुकाना होगा वो हो जाएगा रेजिडेंट या फिर ऑर्डिनरी रेजिडेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर, अधिमानी शेयर धारक होते हैं क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के ऋणदाता, ट्रस्टी ऑफ द कंपनी, कंपनी के न्यासी, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कंपनी के कर्मचारी, ओनर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के मालिक। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? आपको पता होगा शेयर दो तरह के होते हैं, क्योंकि कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसमें अगर शेयर पूंजी है कंपनी के तो दो तरह की हो सकती है, एक इक्विटी हो जाती है, एक प्रेफरेंस हो जाती है। तो प्रेफरेंस शेयर धारक जो होते हैं वो ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं, क्रेडिटर्स नहीं होंगे, ट्रस्टी भी नहीं होंगे, ना ही एम्प्लॉय होंगे। तो एक आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में नहीं दे रखा है। अगर आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स दे रखा होता तो एक्चुअल में इक्विटी शेयर होल्डर जो समताधारी होते हैं उनको ही कंपनी का स्वामी माना जाता है। मेनली वही कंपनी के स्वामी होते हैं, ओनर होते हैं। तो अगर ऑप्शन में आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे तो आपको वही टिक करना है, ना कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। यहाँ पर ऑप्शन में आपके नहीं था तो इस वजह से हमने यहाँ पर ऑप्शन डी सिलेक्ट किया। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसी तरह और भी क्वेश्चंस या फिर जो न्यूमेरिकल भी आए हैं वो भी आगे की वीडियोस में इंक्लूड रहेंगे। तो आप लोग इस सीरीज को जरूर देखिएगा और प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। साथ ही मुझे बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आप लोग के करेक्ट हुए हैं इसमें से। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।